हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है एबनॉर्मल प्रेशर पल्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा नॉर्मल प्रेशर पल्स के बारे में। नॉर्मल प्रेशर पल्स के अंतर्गत हम क्या मेज़र करते हैं, और नॉर्मल प्रेशर पल्स में हमने पढ़ा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में और पल्स प्रेशर के बारे में। ये नॉर्मल प्रेशर पल्स में होता है। नॉर्मल प्रेशर पल्स को कौन सी साइट है जहाँ रिकॉर्ड करते हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एबनॉर्मल प्रेशर पल्स। ये जो प्रेशर पल्स है एबनॉर्मल कब होगी, तो एबनॉर्मलिटी तो तभी होगी जब कोई पैथोलॉजी होगी, सम डिजीज़, सर्कुलेटरी कुछ डिजीज़ होंगी, उसके अंदर हम एबनॉर्मल प्रेशर पल्स को पढ़ेंगे। वहाँ एबनॉर्मल प्रेशर पल्स देखने को मिलेगी, नॉर्मल से हट के वहाँ कुछ देखने को मिलेगा। ड्यूरिंग लेक्चर हम टॉपिक कवर करेंगे एबनॉर्मल प्रेशर पल्स कुछ एबनॉर्मलिटीज़ के अंदर देखने को मिलती है। तो वो हैं कुछ ऑर्टिक वॉल स्टेनोसिस, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस, ऑर्टिक रिगर्जिटेशन और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। ओके, तो ड्यूरिंग लेक्चर, एंड ऑफ द लेक्चर, आप इन तीनों चीज़ों के बारे में, चारों पैथोलॉजी के बारे में आप समझ पा रहे होगे। व्हाट इज़ द आर्टिक वॉल स्टेनोसिस, व्हाट इज़ द पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस, व्हाट इज ऑर्टिक रिगर्जिटेशन, व्हाट इज आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। तो एबनॉर्मल प्रेशर पल्स, सम कंडीशंस ऑफ द सर्कुलेशन आल्सो कॉज द एबनॉर्मल काउंटर्स ऑफ द प्रेशर पल्स वेव। सर्कुलेशन की कुछ कंडीशंस होती है आप जिसमें आपको एबनॉर्मल प्रेशर पल्स देखने को मिलेंगी, जैसे अभी मैंने बताया कि वो कुछ कंडीशन कौन कौन सी हैं। ऑर्टिक स्टेनोसिस, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस, ऑर्टिक रिगर्जिटेशन और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। चलिए वन बाय वन करके हम एक एक को पढ़ते हैं। इस लेक्चर में हम इन पैथोलॉजी के बारे में पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हम इन डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं। जितना हमारे लिए इस लेक्चर के लिए रिक्वायरमेंट है, हम केवल उतना ही पढ़ेंगे। यदि आपको डिटेल पढ़ना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं, इन पर डिटेल लेक्चर भी बना दिया जाएगा। ऑर्टिक वॉल स्टेनोसिस, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस, है ना, ऑर्टिक रिगर्जिटेशन और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। अभी केवल हम प्रेशर पल्स के रिगार्डिंग जितना रिक्वायरमेंट होगी अपने को, जितना पढ़ना चाहिए उतना ही पढ़ेंगे। चलिए, पहला है अपना ऑर्टिक वॉल्व स्टेनोसिस। नाम से आपको कुछ चीज़ें नाम से ही समझ में आती हैं, जैसे कि ऑर्टिक वॉल्व यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। हो सकता है कुछ लोगों को ये ना समझ में आ रहा हो कि व्हाट इज़ द स्टेनोसिस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टेनोसिस। तो जब आप फिजियोलॉजी के अंदर स्टेनोटिक वर्ड आप सुनोगे तो उसका सीधा मतलब रहेगा कंप्रेशन। यानी कि जब भी किसी चीज़ के पीछे स्टेनोटिक वर्ड लगेगा तो उस चीज़ का कंप्रेशन हो रहा होगा। जैसे कि ऑर्टिक वॉल स्टेनोसिस, यानी कि ऑर्टिक वॉल का कंप्रेशन हो रहा होगा। आयोटिक वॉल यदि कंप्रेशन हुआ तो क्या होगा, तो आयोटा के अंदर का जो ब्लड फ्लो हो रहा होगा वो क्या हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। उसकी वजह से कुछ चीज़ें होंगी, ऑर्गन्स को अपना ब्लड सप्लाई हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, इनसफिशिएंट हो जाएगी। तो आयोटिक वॉल स्टेनोसिस होता क्या है, तो द डायमीटर ऑफ द आयोटिक वॉल ओपनिंग इज़ रिड्यूस सिग्निफिकेंटली। अभी जो मैंने बताया कि जो कंप्रेशन हो जाएगा तो डायमीटर ऑफ आयोटिक वॉल क्या हो जाएगा, रिड्यूस करेगा। अब इसमें देखिए नॉर्मल हार्ट और आयोटिक स्टेनोटिक हार्ट दिखाया हुआ है। तो नॉर्मल कंडीशन में जो इसका डायमीटर है वो ओपन कंडीशन में कुछ आप देख रहे हो कि ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन आयोटिक स्टेनोसिस में इसका डायमीटर काफ़ी कम हो जाता है। तो आयोटिक वॉल्व स्टेनोसिस के अंतर्गत आयोटिक वॉल्व ओपनिंग होती है, उसका डायमीटर रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से आयोटिक प्रेशर पल्स इज़ डिक्रीज सिग्निफिकेंटली। आयोटिक प्रेशर पल्स क्या होती है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। प्रेशर पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो आयोटा के अंतर्गत जो वो वेवलेंथ की फॉर्म में जा रही होती है, आयोटा से ही निकलती है।
आयोटा से होकर ही जा रही होती है। जब अब यहाँ कंप्रेशन ही हो गया आयोटिक वॉल का, डिमिनिश ब्लड फ्लो हो जाएगा। आयोटा का जैसे ही कंप्रेशन होगा उसकी वॉल का डायमीटर, जो वाल्व है उसका डायमीटर रिड्यूस करेगा सिग्निफिकेंटली, तो आयोटा के अंदर का जो डिमिनिश ब्लड फ्लो होगा, जिसकी वजह से जो प्रेशर पल्स है आयोटा के अंदर तो वो क्या हो जाएगी, आयोटिक प्रेशर पल्स डिक्रीज़ करेगी सिग्निफिकेंटली। तो आयोटिक वॉल स्टेनोसिस में आपको इतना देखने को मिलेगा। आयोटिक वॉल स्टेनोसिस में आप प्रेशर पल्स से रिगार्डिंग इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो प्रेशर पल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। प्रेशर पल्स में हमने सिस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में मेनली हमने पढ़ा। तो इसमें जो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो क्या करता है, डिक्रीज़ कर जाता है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो क्या रहता है, नॉर्मल, रिमेन नॉर्मल, ये सेम रहता है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। आयोटिक वॉल स्टेनोसिस में केवल और केवल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ करता है। इस डायग्राम के अंदर का आपने देख लिया कि आयोटिक वॉल स्टेनोसिस में हो क्या रहा है, कि जो आयोटिक वॉल्व है उसका क्या हो रहा है, जो डायमीटर है वो रिड्यूस कर रहा है। ये नॉर्मल कंडीशन है और ये आयोटिक स्टेनोटिक कंडीशन है। ओके, तो ये अपना है फर्स्ट, जिसके अंदर का एबनॉर्मल प्रेशर पल्स देखने को मिलती है। फर्स्ट एबनॉर्मलिटीज एनोमली आयोटिक वॉल स्टेनोसिस। सेकेंड एबनॉर्मलिटी है पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस। पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस एक डेवलपमेंटल एनोमलीज है। डेवलपमेंटल एनोमलीज यानी कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है वहाँ पे उस डेवलपमेंट के दौरान कि उसी टाइम कुछ डिफेक्ट आ जाए, उसमें कुछ कमी आ जाए, उसकी वजह से एक एनोमली बन जाती, क्रिएट हो जाती है, उसी को बोलते हैं डेवलपमेंटल एनोमलीज। तो पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस वैसी ही कुछ एनोमलीज है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है कि अओर्टा, ये आर्च ऑफ द अओर्टा है, और ये पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक, तो पल्मोनरी आर्टरी और आर्च ऑफ द अओर्टा के बीच में क्या होता है, कनेक्शन होता है इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, जिसको बोलते हैं डक्टस आर्टीरियोसिस। ये जो कनेक्शन है इसको बोलते हैं डक्टस आर्टीरियोसिस। ठीक, इन एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात हो रही है। लेकिन इन एडल्ट ये जो कनेक्शन है वो बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है आफ्टर सम टाइम्स। ये केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में कनेक्शन रहता है, क्योंकि उस टाइम सर्कुलेशन कुछ इतना खास अच्छा होता नहीं है, तो उस टाइम पे कुछ कनेक्शन होता है। लेकिन ये एडल्ट के अंदर का कनेक्शन बिल्कुल क्लोज हो जाता है। समटाइम्स एक कनेक्शन होता है ओपन रह जाता है, तब एक कंडीशन बन जाती है। इस कंडीशन एनोमली बोलते हैं इसे, वो है पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस। ये जो कनेक्शन है वो क्लोज ही नहीं हो पाता है इसके अंदर का, डक्टस आर्टीरियोसिस ओपन का ओपन ही रह जाए, तब इसे बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस। तो इस टाइम होगा क्या, जब लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप कर रहा हो, ब्लड को पंप कर रहा होगा आयोर्टा के अंदर, तो आयोर्टा में जैसे ही ये ब्लड पंप करेगा तो ये मोस्ट ऑफ द ब्लड होगा वो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर का चला जाएगा, ऑर्गन्स को सप्लाई नहीं हो पाएगी। ऑर्गन को सप्लाई नहीं हो पाएगी, जिस वजह से क्या होगा, हार्ट लगातार क्या कर रहा होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा। हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है आपको इंक्रीज़ देखने को मिलेगा, और हार्ट कॉन्ट्रैक्शन फेज़ में ही मैक्सिमम टाइम होगा, डायस्टोलिक फेज़ में आ ही नहीं रहा होगा, तो इसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है डिक्रीज़ मिलता है। तो पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस में इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, डिक्रीज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। जबकि हम पिछले उसमें हमने एबनॉर्मलिटी के अंदर क्या देखा, आयोर्टिक स्टेनोसिस, उसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज करता था, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल था। ओके, इन चीज़ों को ध्यान रखिए। लास्ट में हम एक ग्राफ पढ़ेंगे, वहाँ इन सारी चीज़ों को हम समराइज फिर से करेंगे। पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस, तो ये था अपना प्रेशर पल्स के रिगार्डिंग पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस। ओके, इसमें थोड़ा सा एम्ब्रियोलॉजी था, वो भी अपने कवर कर लिया। नेक्स्ट एबनॉर्मलिटीज़ अपनी है वो है आयोर्टिक रिगर्जिटेशन। आयोर्टिक रिगर्जिटेशन होता क्या है, सबसे पहले इस रिगर्जिटेशन का मतलब समझिए। जब भी किसी
चीज़ के आगे री लग जाता है तो उसका मतलब होता है पुनः, यानी कि जो चीज़ हो रही होगी, मतलब जो हो रही है वो दोबारा से होने लग गई, यानी कि रिपीट होने, मतलब वो कोई चीज़ है वो वापस हो रहा है, रीगर्जिटेशन। आयोर्टिक रिगर्जिटेशन में होता क्या है, आयोर्टा के अंदर जैसे फ्लो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, जैसे ही ब्लड आयोर्टा के अंदर का पंप किया जाता है तो वो आयोर्टिक रिगर्जिटेशन में होता है, तो वो क्या होता है बैकवर्ड, जैसे ही पंप किया जाता है आयोर्टा के अंदर को वो वापस किस में आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। इसको बोलते हैं आयोर्टिक रिगर्जिटेशन। ये क्यों होता है, तो इसका रीज़न है कि आयोर्टिक रिगर्जिटेशन में या तो आयोर्टिक वॉल्व एब्सेंट होता है या फिर आयोर्टिक वॉल्व तो है बट वो कम्प्लीटली क्लोज नहीं हो पाता है। इसको बोलते हैं आयोर्टिक रिगर्जिटेशन, जिसकी वजह से जब वो कम्प्लीटली क्लोज नहीं हो पाएगा, एब्सेंट है तब तो उसका रिवर्स फ्लो होगा ही, ब्लड फ्लो रिवर्स आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर का, लेकिन यदि वो आयोर्टिक वॉल्व भी है बट वो कम्प्लीटली क्लोज नहीं हो रहा है तब भी आएगा, तो ये कंडीशन कहलाएगी आयोर्टिक रिगर्जिटेशन। तब कंडीशन को क्या बोलेंगे, आयोर्टिक रिगर्जिटेशन। तो आयोर्टिक रिगर्जिटेशन में होता क्या, आफ्टर ईच हार्ट बीट द ब्लड दैट हैज़ बीन पम्प्ड इनटू द आयोर्टा फ्लो इमीडिएटली बैकवर्ड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये लाइन समझ में आई क्या कह रहा है आयोर्टिक रिगर्जिटेशन, डेफिनेशन ही है यही है। तो आयोर्टिक रिगर्जिटेशन ये है। तो आयोर्टिक रिगर्जिटेशन मैंने बताया या तो आयोर्टिक वॉल्व एब्सेंट होगा या फिर होगा तो कम्प्लीटली क्लोज नहीं होगा। तो क्लोज नहीं होगा तो आप याद करो, यदि आपने पिछला लेक्चर देखा है तो उस एंड ऑफ द लेक्चर मैंने बताया था एक टर्म के बारे में, इंसिसुरा या डाइकॉर्टिक नॉच के बारे में आपको अच्छे से बताया था कि जो इंसिसुरा या डाइकॉर्टिक नॉच है या डाइकॉर्टिक नॉच है वो कब जनरेट होती है, कब आती है, वो तभी जनरेट होती है जब आयोर्टिक वॉल्व क्लोज होता है। लेकिन आयोर्टिक रिगर्जिटेशन में आयोर्टिक वॉल्व भी क्लोज नहीं होता है, तो आयोर्टिक रिगर्जिटेशन के अंतर्गत आपको इंसिसुरा या डाइकॉर्टिक नॉच फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगा। जब आप पल्स काउंटर देखोगे तो उसके अंतर्गत आपको कोई इंसिसुरा नहीं देखने को मिलेगी आयोर्टिक रिगर्जिटेशन के अंतर्गत। डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हो, जैसे ही ये आयोर्टिक रिगर्जिटेशन कंडीशन है, आयोर्टिक रिगर्जिटेशन के अंतर्गत क्या होता है, ये नॉर्मल जो अपना जो ब्लड फ्लो होता है वो वापस आ जाता है आयोर्टा से, इसको बोलते हैं आयोर्टिक रिगर्जिटेशन। ओके, आयोर्टिक स्टेनोसिस से इसको कंपैरिजन किया है, इसके अंदर जो आयोर्टिक डायमीटर था इसका रिड्यूस कर रहा है, बस इसमें रिड्यूस नहीं करता है, इसमें बैक फ्लो हो जाता है और इसमें जा ही नहीं पाता है। समझ रहे हो, जस्ट अपोजिट है आयोर्टिक रिगर्जिटेशन और आयोर्टिक स्टेनोसिस। तो लेफ्ट वेंट्रिकल आयोर्टिक स्टेनोसिस में तो इसमें भी लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेकिन दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, ब्लड होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ही रहता है, उसमें वापस आ जाता है, इसमें जाता ही नहीं है। ओके, तो ये था अपना आयोर्टिक रिगर्जिटेशन। अब इस चीज़ को हम समराइज़ करते हैं। अभी हमने 3 एबनॉर्मलिटीज़ देख ली जिसके अंतर्गत हम एबनॉर्मल प्रेशर पल्स देख रहे हैं। आयोर्टिक रिगर्जिटेशन में भी हमने देखा कि इंसिसुरा फॉर्मेशन नहीं होगी। तो अभी तक कौन कौन से देखे, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस के बारे में पढ़ा, आयोर्टिक रिगर्जिटेशन के बारे में पढ़ा और आयोर्टिक स्टेनोसिस के बारे में पढ़ा। आयोर्टिक स्टेनोसिस सबसे पहले हमने पढ़ा आयोर्टिक स्टेनोसिस, तो इसमें क्या आयोर्टिक वॉल्व होगा वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। नॉर्मल अब आपको बताया है कि जो अपना पल्स प्रेशर होता है या प्रेशर पल्स होती है वो कितना होता है, 80 to 120 mHg के बीच में होता है, नॉर्मल होता है ये तो नॉर्मल कंडीशन में। और आयोर्टिक स्टेनोसिस में क्या होता है, ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है, डायस्टोलिक तो उतना ही रहता है, रिमेन सेम। तो ये आयोर्टिक स्टेनोसिस है। पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस के अंतर्गत मैंने बताया कि इसमें जो डक्टस आर्टीरियोसिस है वो अपना ओपन का ओपन रह जाता है, जिसकी वजह से हार्ट लगातार कॉन्ट्रैक्शन फेज में रहता है, जिसकी वजह से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो क्या करता है, राइज कर जाता है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो डिक्रीज कर जाता है, नॉर्मल से डिक्रीज देख लीजिए आप। पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस में ऐसा होता है। अब गौर करने वाली बात है कि अभी तक सभी के जितनी भी ये 3 एबनॉर्मलिटीज़ हैं, एक जो अभी
इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। तीनों के अंदर ही आपको आयोटिक वॉल देखने को मिलेगा। आयोटिक वॉल आपका क्लोज हो रहा होगा, तो आयोटिक वॉल क्लोज हो रहा होगा तो आपको इंसुसरा या डाइकोटिक नॉच फॉर्मेशन देखने को मिलेगा तीनों के अंदर। बट आयोटिक रिगर्जिटेशन के केस में क्या होता है, इसमें भी क्या हो रहा है कि जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर को वापस आ जा रहा है, तो ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाएगा, तो हार्ट लगातार यहाँ भी कॉन्ट्रैक्शन फेज में रहेगा, जिसकी वजह से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपको राइज और डायस्टोलिक प्रेशर कम देखने को मिलेगा, लो देखने को मिलेगा। बट पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस और आयोटिक रिगर्जिटेशन के ग्राफ में डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा, एकमात्र जो डिफरेंस है वो है कि यहाँ इंसुसुरा फॉर्मेशन होगा, यहाँ इंसुसुरा फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इंसुसुरा आयोटिक रिगर्जिटेशन में क्यों फॉर्मेशन नहीं होता है, या तो यहाँ आयोटिक वॉल ओपन ही होता ही नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं होता है, या होगा तो वो क्लोज नहीं होगा कम्प्लीटली, जिसकी वजह से इंसुसुरा फॉर्मेशन होती है वो होगी नहीं। जब क्लोज ही नहीं हो रहा है तो इंसुसुरा फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ इंसुसुरा का फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ इंसुसुरा फॉर्मेशन होगा। ये आपका ग्राफ है जो पूरे लेक्चर को समराइज़ करता है। यदि आपको ये ग्राफ अच्छे से समझ में आ गया तो ये लेक्चर आपको फिर से देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छा ग्राफ है, इसको समझ लीजिए अच्छे से। ओके, अब इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, जो लास्ट एबनॉर्मलिटी है जिसके अंदर एबनॉर्मल प्रेशर पल्स देखने को मिलती है, वो है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। द पल्स प्रेशर इन ओल्ड एज sometimes rise as much as twice normal because the artery become hardened with arteriosclerosis। तो ओल्ड एज के अंतर्गत आपका पल्स प्रेशर हो सकता है डबल भी हो सकता है, बिकॉज क्योंकि ओल्ड एज में आपकी आर्टरी हो जाती है वो क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की वजह से, कुछ डिपोजिशन हो जाता है। मेनली 3 टाइप्स के आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होते हैं, 3 टाइप्स के। जो सबसे मोस्ट कॉमन आप पढ़ते आते हो, अभी तक पढ़ते आए हैं, वो है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस इज ए टाइप ऑफ आर्टीरियोस्क्लेरोसिस जिसके अंतर्गत आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड, इनका क्या होता है, आर्टरी के अंतर्गत क्या होता है, डिपोजिशन हो जाता है। ठीक, साइट के अंदर तो किस चीज़ का डिपोजिशन होता है उसकी बिहाफ पे क्या है, इनको अलग अलग, और कौन सी जगह डिपोजिशन होता है उसके बेसिस पे भी इनको इसके सब डिवीज़न किए गए हैं। तो एथेरोस्क्लेरोसिस में आपको कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड वगैरह ये डिपॉजिट होते हैं। मॉन्कबर्ग आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, इसके अंदर कैल्शियम डिपोजिशन हो जाता है। और आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस होता है, ये आर्टीरियोल्स के अंतर्गत क्या होता है, कुछ चीज़ें डिपोजिशन हो जाती है जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होता है वो डिक्रीज करता है। ठीक, तो इसके अंदर देख सकते हो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के अंदर आपको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर उतना ही रहता है, लेकिन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है ट्वाइस हो जाता है, डबल हो सकता है इसके अंदर आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आई होप आपको एबनॉर्मल प्रेशर पल्स अच्छे से समझ में आई होगी। तो यदि आपको इन एबनॉर्मलिटीज़ पे आपको इन डिटेल लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखते रहिए। थैंक यू।